दोनों हाथ बेचैनी में मसलते हुए वह इधर से उधर चक्कर लगा रही थीं। कितनी बड़ी गलती कर डाली सरप्राइज देने के चक्कर में। ऑफ अल्लाह, अब क्या होगा? इसके आगे एक अंधी दीवार थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनमोल को बहुत मिस कर रही हूं मैं मम्मा। क्या था जो आप उसको भी बुलवा लेती? हम सब तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कोमल ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं तो उसको फोन करने लगा हूं। वसी ने मोबाइल जेब से निकाला ही था कि मम्मा ने जल्दी से उसके हाथ से फोन छीन लिया। बस करो, उसको फोन मत करना। पिछले महीने ही होकर गई थी तो बता रही थी कि उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया। आखिर मेडिकल की तालीम है, मजाक थोड़ी है। और अब क्या फायदा, जबकि हम सब तो इतनी दूर उत्तरी इलाके में हैं और वह कराची से यहाँ आएगी, वह भी अकेली। बात तो बिल्कुल सही कह रही थी मिसेज आफंदी। अब कोई फायदा नहीं था। अनमोल और कोमल, गौहर आफंदी और आसिया की बेटियां तुम्हें बहुत लाड प्यार से परवरिश पा रही थीं। कोमल छोटी थी और नफ्सियात में एमएससी कर रही थी, जबकि अनमोल को शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था और इसके लिए उसने भी बहुत मेहनत की थी। वसी अपने वालदैन की अकेली औलाद था। वो लोग भी उसी कॉलोनी में रहते थे जहां आफंदी विला था। चंद साल पहले यहां शिफ्ट होने के बाद आफंदी और शहबाज फैमिली का मेल जोल जहां बढ़ा था, वहीं वसी और अनमोल के दरमियान दिलों के रिश्ते इस्तवार होते भी देर नहीं लगी। वसी बीरू ने मुल्क का तालीम याफ्ता था और शहबाज भट्टी के जमे जमाए बिजनेस का अकेला वारिस था। सो किसी भी रुकावट के बगैर दोनों की मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी गई थी। हर बार की तरह दोनों फैमिलीज ने इस बार भी नए साल का इस्तकबाल किसी नए अंदाज में करने का सोचा, तो कोमल ही की ख्वाहिश पर सबने उत्तरी इलाकों में एक हफ्ते के लिए गेस्ट हाउस बुक करवा लिया। अनमोल, जो अपने शहर में मेरिट पर सीट न मिलने के सबब कराची के मेडिकल कॉलेज में जेरे तालीम थी, कुछ दिन पहले ही छुट्टी गुजार कर गई थी। बहुत अपसेट थी। मिसेज आफंदी को अब भी उसकी बातें याद थीं। मम्मा, बहुत मुश्किल होती जा रही है पढ़ाई। चंद दिन की छुट्टी कर लूं तो कितने कितने दिन और रातों को भी जाग जाग कर पढ़ना पड़ता है। उसके लहजे में थकन थी। तो दफा करो बेटा, छोड़ दो। वैसे भी अब तो तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है और मिसेज शहबाज तो जल्द से जल्द वसी की शादी करना चाहती हैं। मम्मा ने उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा। वो जो माँ की गोद में सिर रखे उनके कदमों में पुरसुकून आंखें बंद किए बैठी थी, चौंक कर उठी। अरे नहीं मम्मा, अब ऐसा भी नहीं है। इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी की है कि अब बिल्कुल मंजिल के पास सब पे मिट्टी फेर दूं। बस अब मुझे जल्दी जल्दी मत बुलाया करें। मैं यकसुई से फाइनल ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ। मम्मा को उसकी बातें याद थीं, इसीलिए तो उन्होंने कोमल की खुशी के लिए ये प्रोग्राम तो बना लिया, लेकिन न तो अनमोल को आगाह किया और न ही बुलाना मुनासिब समझा। वसी ने भी जिद नहीं की, क्योंकि उसकी तो लास्ट टाइम अनमोल से अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उस दिन जब वो दोनों आउटिंग के लिए बाहर निकले थे तो क्या हुआ था। अनमोल, मैं चाहता हूं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। 3 साल हो चुके हैं हमारी मंगनी को। तो 3 साल कोई इतनी बड़ी मुद्दत नहीं है वसी। और मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूं। जहां इतने साल गुजार लिए वहां 1 साल और सही। अनमोल ने कॉफी का सिप लेते हुए वसी को देखा। मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती हो। वसी ने अपनी तरफ से माखूल दलील दी। अफ, तुम ये सब कहते हुए सोच भी नहीं रहे कि मैं इतनी दूर कराची में पढ़ती हूँ। जब तक मेरा फाइनल नहीं हो जाता मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकती। और वैसे भी मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहती। तुम मर्दों को शादी मजाक लगती होगी, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं मान भी जाती हूँ तो भी क्या मजा ऐसी शादी का कि मैं भागम भाग 3 छुट्टियां लेकर शादी करूं और फिर चौथे दिन वापस चीट फाड़ सर्जरी में लग जाऊं, बजाय हनीमून मनाने के। आखिरी अल्फाज पर उसके चेहरे पर हया के रंग धनक की तरह उतर आए तो उसने शर्माकर सर झुका लिया। यही अदाएं मुझे जीने नहीं दे रही हैं अनमोल। मुझे तुमसे दूर रहना मुश्किल लगने लगा है। प्लीज कुछ तो सोचो। वसी ने अपने गर्म हाथ अनमोल के ठंडे हाथों की पश्त पर रखे तो अनमोल ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए। वसी ने एक नाराज नजर अनमोल पर डाली और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। अनमोल ने भी उसकी तकलीद की।
और रेस्टोरेंट के बाहरी दरवाजे से लेकर अनमोल के घर के सामने उसे ड्रॉप करने तक वसी ने उससे कोई बात नहीं की। गाड़ी से उतरते हुए अनमोल ने उसे अंदर चलने की दावत दी, लेकिन वसी ने इनकार में सर हिलाया और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा ली। या अल्लाह, क्या कयामत है, पूरी कॉलोनी ही लगती है घर छोड़कर भाग गई है। ये न्यू ईयर है कि ईद? उसने अपने घर के साथ आसपास के घरों को भी खाली पाया। इक्का दुक्का घरों में अगर लोग थे भी तो कम से कम इतनी शनासाई नहीं थी कि अनमोल उनके घर में बेतकल्लुफी से रहने का सोचती। वैसे भी इस तरह के टाउन में पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं होती। ऊपर से अनमोल के फोन की बैटरी भी खत्म थी, फोन बंद हो चुका था। क्या था जो मैं घर वालों से राब्ता करके हॉस्टल से निकलती? लेकिन भक्तू बीबी अपने सरप्राइज को। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए वसी के घर की तरफ बैग घसीटते हुए बढ़ने लगी, लेकिन अंधेरे में डूबा बंगला उसे हवास बागता कर गया। एक बार तो दिल चाहा कि वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगे, लेकिन वो आज के दौर की लड़की थी, अपनी जहानत और खुद एतमादी पर मान रखने वाली। कुछ सोचकर पास से गुजरती टैक्सी को रोका, एड्रेस बताया और धम से टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। इस बार का न्यू ईयर उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। उसने आंखें बंद कर सोचा। हल्की सी मुस्कान उसके हसीन चेहरे पर निखर आई। थोड़ी देर पहले की कोफ्त का नाम और निशान नहीं था उसके चेहरे पर। टैक्सी हल्के से झटके से रुकी तो उसने बाहर देखा। उसका मकसूद होटल सामने ही जगमगा रहा था। इससे पहले कि वो उतरती, ड्राइवर ने उसे मुखातिब किया। मैडम, अगर आप कहें तो मैं पता करवा दूं कि होटल में जगह भी है या नहीं। इस तरह तो लगेज सामान के साथ आपको परेशानी होगी अगर रूम नहीं मिला। अनमोल ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर इशारों में हामी भर दी। ड्राइवर अंदर गया और 5 मिनट में वही हुआ जो उसने कहा था। और यही नहीं, पूरे शहर का हर होटल बुक था, कहीं कोई कमरा खाली नहीं मिल रहा था। अनमोल को पहली बार दुख हुआ कि इस शहर बेमिसाल में उनका कोई रिश्ता क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो पापा की जॉब यहाँ क्यों है। वो रोने को हो रही थी कि ड्राइवर ने उसे एक और रास्ता सुझाया। वो सोचने लगी, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। ड्राइवर तो उसके लिए फरिश्ता साबित हो रहा था। अफ, क्या जादू था वादियों की रात का। एक तरफ ओपन एयर में बारबेक्यू का इंतजाम था। कोमल ने भालू की तरह गर्म कपड़ों में खुद को लपेट रखा था। वसी अलबत्ता अपनी लेदर जैकेट और गरम कैप पहने हुए था, लेकिन बड़े बुजुर्ग तो लकड़ियों की आग के पास भी स्वेटर, कोट और ऊपर से शालें ओढ़कर बैठे थे, फिर भी ठंड महसूस कर रहे थे। मगर जवान, वो तो इधर उधर 12 बजे के इंतजार में थे और आतिशबाजी की तैयारी में मग्न थे। एक तरफ कोई इलाकाई सिंगर अपने म्यूजिक बैंड के साथ फजा में हसीन सुर बिखेर रहा था। ड्राइवर ने उसका सामान उतारा और शहर के एक नामचीन गेस्ट हाउस के अंदर तक पहुंचा दिया। बाकी शहर की निस्बत इस सेक्टर में कुछ सुकून था। अल्लाह जाने, हर न्यू ईयर पर जिन चीजों को अनमोल एंजॉय करती थी, आज वही कोफ्त का सबब क्यों बन रही है। पूरे रास्ते मनचले लड़के मोटर बाइक्स के साइलेंसर निकालकर दौड़ा रहे थे। एक एक बाइक पर 4-4 लड़के सवार वन व्हीलिंग के करतब दिखाते फिर रहे थे। जब भी पापा के साथ वो साल के इस आखिरी दिन को एंजॉय करने निकलती थी तो कुछ भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज जैसे सब कुछ बुरा लग रहा था। वसी ने मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर चमकती अनमोल की तस्वीर पर प्यार भरी नजर डाली। चलें जनाब, हम ही विश किए देते हैं। हुस्न है तो नजाकत पर हक भी बनता है। आप डिजर्व करती हैं कि नाराज भी हम हों और मनाने की पहल भी हम करें। जल्दी से अनमोल का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ फोन बंद जा रहा था। वसी बार बार डायल करता रहा, लेकिन नतीजा वही, फोन बंद। एक बार फिर वसी को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो फोन वापस रखता, दिल की बेचैनी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने मैसेज बॉक्स खोल लिया। जागती आंखों के ख्वाब टूट जाए तो किरचियां आंखों में चुभती है, लेकिन दर्द दिल में होता है। मगर अगर इन ख्वाबों की ताबीर चाहते हो तो तदबीर से रिश्ता इस्तवार करना लाजिम है और दुआ पहली शर्त। अनमोल का पिछली रात का मैसेज स्क्रीन पर झिलमिला रहा था, जो जाने किस पहर आया था और वो देखना भूल गया था। मुस्कुराते हुए वो पहला न्यू ईयर मैसेज फॉरवर्ड करने लगा।
फजा में फुलझड़ियां फूट रही थीं। आसमान पर आतिशबाजी से रंग बिरंगी कहकशाओं बिखर रही थी। हर चेहरे पर अजीब सी खुशी झलक रही थी। कोमल भागती हुई सबको न्यू ईयर की मुबारकबाद दे रही थी और गले लगा रही थी। लेकिन मम्मा को अब अनमोल की फिक्र सता रही थी। आज ना उसका फोन आया था, न ही कोई मैसेज। ये बहुत अजीब था और किसी का नेटवर्क भी नहीं लग रहा था। और लगता भी कैसे, उसका फोन तो पावर्ड ऑफ था। पापा ने मम्मा के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। नेटवर्क बिजी होगा आज, और हम भी तो इस वादी में हैं। हो सकता है सिग्नल कमजोर हो। मम्मा ने इशारों में हामी भरी और आसमान पर फैलते और उभरते रंगों के दायरों को देखने लगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं एक शरीफ घराने से हूं। मैं कह रही हूं, मेरे करीब मत आना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं शोर कर दूंगी। अनमोल की आंखों में वहशत भर आई थी। वो नशे में धुत भेड़ियों को कभी मिन्नतें कर रही थी तो कभी धमका रही थी। लेकिन कब तक? आज की रात उसकी जिंदगी को अंधेरी कोठरी बनाने आई थी। वो ड्राइवर जिसकी हमदर्दी पर अनमोल ने उसे फरिश्ता करार दे दिया था, जिसे उसने किराए से ज्यादा पैसे दिए थे। वो फरिश्ता नहीं, एक शैतान था, और अनमोल उसे पहचान नहीं पाई थी। गेस्ट हाउस के वीआईपी रूम में आकर उसने राहत की सांस ली थी। अपने बैग में से कपड़े निकालकर जब वह वॉशरूम में फ्रेश होकर वापस लौटी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कमरा जिसे वह खाली छोड़कर गई थी, अब उसमें 4 वहशी किस्म के आदमी मौजूद थे। उनकी हवस भरी नजरें उस पर इस तरह जमी हुई थीं जैसे शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनमें से एक ने बढ़कर उसके नाजुक वजूद को जकड़ लिया। अब ना उसकी फरियाद काम आई, न कोई धमकी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आफंदी साहब, जाने क्या बात है, मुझे वापस जाना है। मम्मा एकदम से उठ खड़ी हुई। बच्चों जैसी बातें मत करें बेगम, अब इस वक्त जाने का क्या तुक बनता है? रात के समय इतना खतरनाक सफर। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वापस जाना है। ठीक है, सुबह होते ही चलते हैं, लेकिन अभी जरा सब्र करें। जब अनमोल की आंखों के आगे से अंधेरा हटा तो जो जगह सामने थी वो एक और खयामत से कम नहीं थी। उसके आसपास और भी लड़कियां थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 ही उसकी तरह डरी हुई थीं। बाकी लड़कियां तो ऐसे सहज थीं जैसे किसी सैर सपाटे पर आई हों। आखिर उनमें ये इत्मीनान क्यों था? ये तो तब समझ आया जब कुछ देर बाद एक फोन कॉल आई और उन सब लड़कियों को हवालात से निकालकर कुछ लोग ले गए। अब वहां सिर्फ 3 लड़कियां बची थीं और कुछ ही देर बाद उनके भी झुके सिर वाले मर्द उन्हें ले जाने आ गए। अब अनमोल एक कोने में सिमटी, घुटनों के गिर्द बाहें लपेटे, घबराई हुई बैठी थी। उसके सामने सिर्फ हवस भरी नजरें बची थीं। क्यों भाई, तेरा कोई होता सोता नहीं है? एक खड़ूस सी पुलिस वाली ने सलाखों पर डंडा बजाकर उससे पूछा। अनमोल के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। पुलिस वाली ने सवाल दोबारा दोहराया, लेकिन अनमोल होश में थी ही कहां। उसे तो याद ही नहीं था कि आज चौथा दिन था। वो हवालात में थी। अगर पुलिस का छापा ना पड़ता तो शायद वो अपनी इज्जत भी खो चुकी होती, लेकिन छापा पड़ने से उसकी इज्जत तो बच गई। मगर अब वह एक गिरफ्तार शुदा लड़की बन चुकी थी। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मुझे नहीं पता, मेरी अनमोल को ढूंढिए प्लीज औफंदी, मेरी अनमोल। घर पहुंचते ही बेचैनी से मम्मा ने हॉस्टल फोन किया। वसी भी परेशान था। जब हॉस्टल से ये पता चला कि अनमोल तो 2 दिन पहले बाय एयर इस्लामाबाद गई थी, तो दोनों घरों पर कयामत टूट पड़ी। अगर वो इस्लामाबाद आई थी तो अब कहां थी? 4 दिन की तलाश के बाद, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद, जब अनमोल मिली भी तो कहां और किस हाल में? आफंदी साहब इस सदमे को सह नहीं पाए और दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल पहुंच गए। वसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आईसीयू में आफंदी साहब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और उसी अस्पताल में उनकी लाडली अनमोल एक सफेद चादर में लिपटी, सफेद चेहरे के साथ छत को घूर रही थी। कोमल मम्मा को संभालने में बेहाल थी और वसी के घर वालों में एक ठंडी बेरुखी साफ महसूस की जा सकती थी। वक़्त दबे पांव गुजर जाता है, लेकिन यहां वक़्त के पैरों में बेड़ियां थीं जो गुजरते गुजरते खनकती रहीं।
और उनकी आवाज जख्मों पर नगाड़े की तरह बजती रही। वो लोग जो एक दूसरे के जीने मरने से बेखबर रहते थे, अनमोल के साथ हुए हादसे से 2 गुना ज्यादा वाकिफ हो चुके थे। लेकिन बहरहाल वक्त का काम है गुजरना। ये वक्त भी गुजर गया। आफंदी साहब और अनमोल दोनों घर लौट आए, लेकिन अब वो घर घर नहीं रहा था। वो एक शहर खामोशां बन चुका था। जीने के लिए खाना जरूरी था। धीरे धीरे जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। बस अनमोल की चुप्पी थी, जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टरी रिपोर्ट्स ने तो उसकी पाकीज़गी साबित कर दी थी, लेकिन दुनिया कब किसी सबूत को मानती है? दुनिया के अपने कायदे कानून होते हैं। वसी भी बस यूं ही आता, ठहरता और फिर अनमोल पर एक सरसरी नजर डालकर चला जाता। लेकिन कब तक? एक दिन कोमल ने उसे रोक ही लिया। क्यों वसी भाई, इतनी बेरुखी क्यों? इस वक्त तो सबसे ज्यादा आपकी मोहब्बत ही अनमोल को जिंदगी की तरफ लौटा सकती है, और आप ही उससे इतनी बेपरवाही बरत रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं खुद को बहुत समझाता हूं कोमल, लेकिन मेरे अंदर बैठा एक अनापरस्त मर्द कभी मुतमिन नहीं हो पाता। तुमने अच्छा किया मुझसे बात कर ली। मैं खुद भी इस अंदरूनी जंग से तंग आ चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं अनमोल के साथ खुश रह सकता हूं। ये बदनामी की कालिक मुझे सारी जिंदगी बेचैन रखेगी। उसके 4 दिन घर से बाहर और फिर हवालात में, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता था। कोमल की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। तब भी मेरा यही फैसला होता। कोमल ने गहरी सांस ली, फिर सीधे वसी की आंखों में देखा। तो फिर मिस्टर वसी शहबाज, आप मेरी बहन को डिजर्व ही नहीं करते थे, ना पहले, ना आज, और ना ही कभी आगे। अब आप जा सकते हैं, इससे पहले कि मैं आप पर थूक दूं या कोई बहुत बुरा कदम उठा लूं। वसी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। कोमल ने मुड़कर अनमोल के कमरे की तरफ देखा, और वो वहीं साकित खड़ी रह गई। मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में नर्सों ने मुश्किल से अनमोल को काबू कर रखा था। एक हेड नर्स ने उसके बाजू में इंजेक्शन लगाया तो उसकी मज़ाहमत धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। जी हां कारीन, आप बिल्कुल सही समझे। वसी से बात करके जब कोमल पलटी तो अनमोल कमरे की चौखट पर खड़ी थी। हर एक लफ्ज उसके सुनने की ताकत पर पिघले हुए शीशे की तरह गिरा था। वो बहुत जोर से चीखी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं, मुझे मत छुओ। कोमल उसे संभालते संभालते बेहाल हो रही थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि उसकी चुप्पी तो टूटी। मगर उसे नहीं पता था ये चुप्पी नहीं टूटी थी, ये तो उस जल कोठरी की काली कालिक का रद्द ए अमल था, जो उसकी मासूमियत के चेहरे पर हमेशा के लिए पोत दी गई थी। अब वो चुप नहीं रहती थी, वो बोलती थी, वो चीखती थी, वो खुद को नुकसान पहुंचाती थी, वो दूसरों पर हमला कर देती थी। और जब भी दिसंबर और जनवरी आते, उसके दौरे और भी भयानक हो जाते। कोमल की शादी हो चुकी थी, माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो मजबूरी में कोमल को अनमोल को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। आज भी 31 दिसंबर की तारीख थी और सुबह से अनमोल को दौरे पड़ रहे थे। वो खुद को नोच रही थी, नर्सें बार बार उसे संभाल रही थीं, लेकिन वो आपे से बाहर हो जाती थी। जाने कैसे सारा साल उसके लिए एक जैसा रहता, लेकिन दिसंबर आते ही उसे उसकी आमद का पता लग जाता था। सुबह सुबह नर्स ने उसके कमरे में झांका। वो बिल्कुल सुकून से सो रही थी। नर्स ने आगे बढ़कर उसे जगाना चाहा, लेकिन वो तो ज़मानो मकान की कैद से आजाद हो चुकी थी। वो चुपचाप रुखसत हो चुकी थी। डॉक्टर अनमोल आफंदी इस दुनिया से बेमोल होकर जल कोठरी को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी।